पूर्वी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ रीता कई महीनों से बीमार थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने रीता को बोल दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। जैसे ही रीता को ये बात पता चलती है, वो पूर्वी से कहती है, पूर्वी, मैं आजकल ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपने चाचा जी के घर चली जाइयो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। आज डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर मेरी मौत हो जाएगी। हम तो जैसे तैसे अपना पेट भर लेते हैं, इलाज कैसे करवा पाएंगे? तेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, वो तुझे अपने घर में जरूर रखेंगे। और हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, इस गांव की लड़कियाँ तेरे काले रंग की वजह से तेरा बहुत मजाक बनाते हैं। अरे माँ, मैं उन लड़कियों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर है तो बच्चे ही ना, क्या पता कभी तुझे उनकी बात बुरी लग जाए। मेरे जाने के बाद तो गांव में किसी से भी बात मत करियो। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन रीता की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसी वक्त उसकी जान निकल जाती है। माँ, आखिरकार आप मुझे अकेले छोड़कर चली गयी। एक आप ही तो मेरी सहारा थी और अब आप भी मुझे छोड़कर चली गयी। हर बार मैं ऐसे अकेले क्यों रह जाती हूँ? रोते रोते पूर्वी थोड़ी देर बाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। 2 दिन तक तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसके घर आती है। पूर्वी बेटा, मैं जानती हूँ तेरे लिए ये बहुत दुख का समय है, लेकिन तू खुद सोच, अगर तेरी माँ तुझे इस तरह रोते हुए देखती तो क्या उन्हें अच्छा लगता? तू खुद को संभाल, ये जीवन है, कैसे भी करके इसे जीना ही होता है। कुछ देर तक वो औरत पूर्वी को समझाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद पूर्वी सोचती है, माँ ने मुझे कहा था कि उनके जाने के बाद मुझे चाचा जी के घर जाना है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अभी थोड़े से पैसे हैं, उससे खाने का जुगाड़ कर लूंगी, तब तक कोई काम ढूंढ लेती हूँ। पूर्वी थोड़े से पैसों से घर का राशन ले आती है और खुद काम ढूंढने बाहर चली जाती है। पूर्वी अभी छोटी थी, इसलिए उसे कोई भी अपने दुकान पर काम पर नहीं रख रहा था। काका, आपके दुकान में काम है तो मुझे रख लो। अरे नहीं, तुझे मैं अपनी दुकान में काम पर नहीं रखूंगा। क्यों, क्या हो गया काका? आपको तो पता ही है मुझे काम की सख्त जरूरत है। तुझे अपनी दुकान में काम पर रखकर मुझे जेल नहीं जाना है। तू अभी 18 साल से कम है। अगर किसी ने भी पुलिस को ये बात बताई तो मुझे जेल हो जाएगी। इस तरह पूर्वी को कहीं काम नहीं मिलता है और ना चाहते हुए कुछ दिनों बाद उसे अपने चाचा चाची के घर जाना ही पड़ता है। पूर्वी अपने चाचा को सारी बातें बताती है। हाँ, मुझे ये बात पता चली थी, लेकिन मैं गांव में नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। तेरी चाची थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये गई ही नहीं। क्यों जाऊँ मैं इसके घर? आज से कई सालों पहले जब मैं वहाँ से निकली थी तो मैंने सोच लिया था कि कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। तुम तो पुरानी बात भूलना ही नहीं चाहती हो। ऐसे कैसे भूल जाऊँ? चुप हो जाओ, तुम्हारी वही घिसी पिटी बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि पूर्वी को हमारी जरूरत है और वो यहीं रहेगी। अपने पति के इतना कहते ही रेखा भड़क जाती है और बोलती है, अरे अब पागल हो गए हो क्या? जब इसके परिवार से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं तो इससे मेरा क्या रिश्ता है जो मैं इसे अपने घर में रख लूं? अरे रेखा, अभी ये छोटी बच्ची है, बच्चों से क्या दुश्मनी निकाल रही हो? ऐसे अकेले कहाँ रहेगी? ये सही है, कोई भी मुंह उठाकर आए और उसे मैं अपने घर में रख लूं। अरे इसकी शक्ल तो देखो, मेरी सहेलियों ने इसे देखा तो मेरा कितना मजाक बनाएगी। कतई नहीं, ये यहाँ कतई नहीं रहेगी। रेखा, बस अब तुम बहुत बोल चुकी हो। तुम्हारी सहेलियों की मुझे कुछ नहीं पड़ी है। अब उनके बारे में सोचकर मैं फैसला करूँगा। ये घर मेरे पैसों से चलता है और मैंने फैसला ले लिया है कि पूर्वी इसी घर में रहेगी। वैसे भी मैं अभी काम के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ, इसलिए मेरा मूड मत खराब करो। अगले दिन पूर्वी के चाचा शहर चले जाते हैं। रेखा चाहकर भी पूर्वी को घर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। रेखा की खुद की बेटी भी थी जिसका नाम जियाना था। जियाना अपनी माँ की तरह ही घमंडी और बदतमीज थी। अपने पति के जाने के बाद रेखा पूर्वी को एक तमाचा लगाती है और बोलती है, काली, तेरे पैदा होते ही तेरा बाप मर गया और अब तेरी माँ।
मेरे घर में क्या मनहूसियत फैलाने आई है? आज से पहले कभी भी जियाना के पापा ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की है और तेरी वजह से ये कसर भी पूरी हो गई। तेरा इस घर में जीना हराम न कर दिया तो मेरा नाम भी रेखा नहीं। देख कैसे तो खुद निकलेगी मेरे घर से। चल अब अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने खड़ी मत रह। किचन में जाकर बर्तन धो, उसके बाद बाथरूम में रखे कपड़े भी धो दियो। ठीक है चाची जी, आज से घर के सारे काम मैं कर दूंगी। आपने मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ओ हेलो, 2 टके की काली नौकरानी, मेरे सामने ज्यादा मीठी मीठी बातें मत कर। और हाँ, मुझे चाची बोलने की जरूरत नहीं है। इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से रह रही है, समझ गई? पूर्वी रेखा की बात सुनकर निराश होती है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप घर के सारे कामों में लग जाती है। पूर्वी किचन की सफाई कर रही थी, तभी उसका ध्यान किसी दूसरी जगह जाता है और उसके हाथ से तेल की बोतल गिर जाती है, जिसकी वजह से फर्श पर तेल गिर जाता है। जियाना ये सब देख लेती है और वो रेखा को जाकर बता देती है। रेखा गुस्से से किचन में आती है। कल्लो, पहले दिन ही तूने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तुझे अंदाजा भी है महंगाई कितनी बढ़ गई है? कल ही मैं इतना महंगा तेल लेकर आई थी, तेरा ध्यान किधर था? आज तो मैं तुझे नहीं पीट रही हूँ, लेकिन आज के बाद तूने मेरा नुकसान किया तो तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। ठीक है, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे घर का सारा काम हो गया है, आप मुझे खाने के लिए दे दीजिए। एक तो तूने अभी मेरा नुकसान किया और ऊपर से चाहती है कि मैं तुझे खाना दूं? भूल जा। लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुझे अभी का बनाया हुआ खाना तो नहीं मिलेगा, कल रात की रोटी पड़ी है, जाकर खा ले। इतना बोलकर रेखा वहाँ से चली जाती है और पूर्वी रात की पड़ी हुई रोटी नमक के साथ खा लेती है। इस तरह रेखा पूर्वी पर बहुत अत्याचार करती है। बढ़ते समय के साथ रेखा का अत्याचार और बढ़ता जा रहा था। पूर्वी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ये घर छोड़कर उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। एक दिन पूर्वी देखती है कि रेखा की बेटी जियाना रेखा की तिजोरी से बहुत सारे पैसे लेकर कहीं बाहर जा रही थी। अरे जियाना दीदी, आप चाची की तिजोरी से इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रही हो? ओए कल्लो नौकरानी, अपने काम पर ध्यान दिया कर। मेरे से ज्यादा बकवास की ना तो एक थप्पड़ में सही कर दूंगी। मेरे से सवाल करने वाली तो कोई नहीं होती यहाँ पर। मेरी मम्मी के पैसे हैं, मैं इनका कुछ भी करूँ, तुझे क्या? इतना बोलकर जियाना वहाँ से चली जाती है। रात को रेखा अपनी तिजोरी में जाकर देखती है और उसे पैसे नहीं मिलते। ये देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो पूर्वी पर शक कर लेती है। नौकरानी, घर की सफाई करते करते मेरी तिजोरी की सफाई भी करने लग गई है। सच सच बता दे, मेरे पैसे चोरी करके कहाँ रखे हैं? झाड़ू पोछा करने के लिए तो मेरे रूम में आती है और मुझे पता है कि पैसे भी तूने ही चुराए हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने जियाना दीदी को आपकी तिजोरी से पैसे निकालते हुए देखा था। उसी वक्त जियाना दोस्तों के साथ पार्टी करके घर आ गई और उसने सारी बातें सुन लिया। देखो मम्मी, ये काली नौकरानी कैसे आपकी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। इससे पहले कि ये घर में और चोरी करे, आप अभी के अभी से हमारे घर से निकाल दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद चोरी करके मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की? जियाना बिल्कुल सही कह रही है। मेरी बेटी के पास पैसों की कमी है जो वो पैसे चोरी करेगी। तुझ भिखारी ने चोरी किया होगा। तूने अपनी जिंदगी में इतने सारे पैसे तो देखे नहीं होंगे, इसलिए चोरी कर लिए। उसके बाद रेखा पूर्वी को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। रात का अंधेरा हो रहा था। पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। रात को पूर्वी सड़क के एक कोने में बैठ जाती है। माँ, आपने मुझे चाचा जी के घर आने के लिए क्यों कहा? मैं जानती हूँ अगर चाचा जी होते तो चाची मेरे साथ ये सब कभी नहीं कर पाती, लेकिन जब वो खुद काम की वजह से शहर में रहते हैं तो मैं यहाँ कैसे अच्छे से रह सकती हूँ? आपको पहले से ही पता होगा कि चाची कैसी है। इससे अच्छा होता कि मैं कुछ दिनों तक भूखे रहकर मर जाती। पूर्वी रो रही होती है, तभी उसे एक आवाज आती है। वो आवाज एक परी की थी। ऐसी बातें मत करो, जीवन सबका अधिकार है। बस फर्क इतना है कि कोई पैदा होते ही हंसी खुशी रहने लगता है और किसी को अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखने पड़ते हैं। आवाज सुनकर पूर्वी पीछे मुड़ती है और उसे परी नजर आती है। आपको तो मैंने किताबों में देखा है। हाँ, कई बच्चों को परियों के बारे में किताबों में जानने को मिलता है, लेकिन मैं अच्छे लोगों को ही नजर आती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मैंने रोते हुए तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अब मैं तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर मैं खुशी से कैसे रह सकती हूँ। मेरी इतनी उम्र भी नहीं जो कोई मुझे काम पर रख ले। पूर्वी ये सब बोल ही रही थी कि परी वहाँ पर एक खूबसूरत ड्रेस प्रकट कर देती है। पूर्वी की नजर ड्रेस की खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। ये ड्रेस तुम्हारा है, तुम इसे पहन लो और इससे जो चाहो मांग लेना। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। पूर्वी अपने पहले वाले घर में जाती है और सबसे पहले ड्रेस से खाना मांगती है। खाना आ जाता है और वो खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह पूर्वी जादुई ड्रेस से बोलती है, जादुई ड्रेस, मुझे घर के राशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। वहाँ बहुत सारा पैसा आ जाता है और पूर्वी घर का राशन ले आती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पूर्वी सोचती है, ये ड्रेस जादुई है और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं इसे एक बार पहन कर देखना चाहती हूँ। उसके बाद पूर्वी जादुई ड्रेस पहन लेती है। जादुई ड्रेस पहनते ही पूर्वी परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। अपना नया रूप देख पूर्वी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और पूर्वी जादुई ड्रेस की मदद से अपना एक दुकान खोल लेती है। गांव के सभी लोग पूर्वी के दुकान से ही सामान लेते थे। इस वजह से उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। इसी तरह पूर्वी की जिंदगी में सब हंसी खुशी चल रहा होता है। तभी एक दिन रेखा पूर्वी के गांव में अपनी एक रिश्तेदार से मिलने आई थी और सबके मुंह से पूर्वी की तारीफ सुनकर हैरान रह जाती है। पहले तो सबकी बातें सुनकर रेखा को विश्वास नहीं होता है कि पूर्वी अपने दुकान से इतनी अमीर हो गई है, लेकिन जब वो अपने आँखों से पूर्वी की दुकान देखती है तो उसे यकीन करना पड़ता है। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही गरीब है जो रहने के ठिकाने के लिए मेरे घर पर आई थी और आज अपने नाम से इतना बड़ा दुकान चलाती है। अचानक इसके पास खुद का दुकान खोलने के पैसे कहाँ से आए? और मैंने सुना है कि पूर्वी का घर भी बहुत बड़ा है। इसके घर जाकर देखती हूँ। रेखा गांव के किसी औरत से पूर्वी के घर का पता मांगती है और उसके घर जाती है। रेखा पूर्वी के घर में ताक झांक करने लगती है और उसे जादुई ड्रेस के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, तो ये बात है। थोड़ी देर बाद जैसे ही ये लड़की अपने दुकान वापस जाएगी, मैं जादुई ड्रेस से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगूंगी। थोड़ी देर बाद पूर्वी घर से बाहर जाती है। रेखा उसके घर के अंदर जाती है। जादुई ड्रेस, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो। मूर्ख औरत, तुझे क्या लगता है कि पूर्वी अपना घर का गुजारा मेरी मदद से करती है? मैंने उसकी मदद बस 2 बार की और उसके बाद से उसने सब कुछ अपने दम पर किया है और तू आ गई मेरे से भीख मांगने। मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर जादुई ड्रेस वहाँ एक सांप ले आता है। सांप देखकर रेखा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उस दिन के बाद से रेखा कभी भी उस गांव में नहीं आती है। इस तरह रेखा को उसके किए की सजा मिल जाती है और पूर्वी फिर से हंसी खुशी रहने लगती है। पार्लर वाली बहू। एक समय की बात है, विजयनगर नाम के एक गांव में प्रिया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, परंतु गांव में कॉलेज ना होने के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी। लेकिन प्रिया बहुत मेहनती थी। उसे नई नई चीजें करने और सीखने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ के काम में भी मदद कराती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया और उसकी माँ साथ में बैठी होती है। तभी प्रिया की माँ कहती है, प्रिया बेटा, तेरी 12वीं पूरी हो चुकी है। अब गांव में कॉलेज तो है नहीं कि तेरा कॉलेज करवा पाऊं, इसलिए अब मैं और तेरे बाबा सोच रहे हैं कि तेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दे। माँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अरे, मैं जल्दी कहाँ बोल रही हूँ, रिश्ते ढूंढने में टाइम भी तो लगेगा, फिर मिलना जुलना, इसमें बहुत टाइम लगता है बेटा। ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अच्छा, अब तू अपनी माँ के आगे शर्त रखेगी। अच्छा चल बता, क्या शर्त है? माँ, अभी कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोस की जो दीदी है ना, वो शहर से पार्लर सीख कर आई है। वो मुझे बता रही थी कि शहर में पार्लर का काम बड़े जोर शोर से चलता है और इसमें बहुत अच्छी कमाई भी है। माँ, मुझे भी पार्लर का कोर्स करना है। पर बेटा, ये कोर्स करके तो करेगी क्या? ये गांव में कोई पार्लर वालर नहीं चलने वाला,
फिर क्या फायदा तेरा ये कोर्स करने का? माँ, अगर हाथों में हुनर होता है तो वो किसी न किसी दिन काम आ ही जाता है। अब मैंने आपकी बात मानी है तो आपको भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी। चल ठीक है, तू जीती मैं हारी। जब तक हम रिश्ते ढूंढ रहे हैं तब तक तू अपना ये कोर्स पूरा कर ले। थैंक्स माँ, तुम सबसे अच्छी हो। ऐसा कहकर प्रिया अपनी माँ को गले लगा लेती है। इसके बाद प्रिया अपने पड़ोस की दीदी से पार्लर का कोर्स सीखने लग जाती है। प्रिया, ब्रश को उल्टे हाथों में नहीं सीधे हाथ में पकड़ते हैं, और ये आईलाइनर नहीं लिप लाइनर है। दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए इसका ध्यान रखना। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके 3 महीने बीत जाते हैं और प्रिया का पार्लर का कोर्स पूरा हो जाता है। प्रिया को सीखने का बहुत ज्यादा जज्बा था, इसलिए वो पार्लर वाली दीदी की बेस्ट स्टूडेंट बन गई थी। उसने पार्लर के काम की हर एक बारीकी सीख ली थी और इसी बीच प्रिया के माता पिता ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। कुछ ही महीनों में प्रिया की शादी अजय नाम के लड़के से हो जाती है। अजय शहर में काम करता था और वहीं अपने माता पिता के साथ रहता था। अब शादी के बाद अजय प्रिया को भी अपने साथ शहर ले आता है। क्या बात है बहू, तूने तो दिल ही खुश कर दिया। आज तेरी पहली रसोई थी और तूने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि पेट भर गया पर मन नहीं भरा। बोल, तुझे शगुन में क्या चाहिए? शगुन? कैसा शगुन? प्रिया बहू, जब बहू पहली बार ससुराल में खाना बनाती है तो उसे शगुन या नेक में कुछ दिया जाता है, और तूने तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। बता, तुझे क्या चाहिए? अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे घर के आसपास ही मेरा एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दीजिए। मैंने ब्यूटिशियन का काम सीख रखा है। पूरे दिन घर पर बैठने से तो अच्छा है कि मैं अजय को सपोर्ट करने के लिए खुद कुछ काम करूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे घर की बहू कभी काम नहीं करती। अरे आखिर हमने अपने बेटे को इतना बड़ा क्यों किया है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तू ये सब काम नहीं करेगी। पर माँ जी। शांत हो जाओ प्रिया, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। इसके बाद सब खाना पीना करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अजय और प्रिया अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी अजय कहता है, प्रिया, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई थी। तुम्हें मम्मी पापा से इस ब्यूटी पार्लर वाले काम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा ना वो लोग कितना गुस्सा हो गए। पर अजय, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम अकेले कमाते हो। अगर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करूँ तो हम लोग एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और मुझे तुम्हारे इस काम से कोई दिक्कत भी नहीं है, पर माँ बाबा पुराने ख्यालात के हैं। उनके लिए ये बात हजम करना आसान नहीं है। पर ये बात तो सही नहीं है ना। मेरे अंदर हुनर है, फिर भी मैं घर पर अपाहिज की तरह पड़ी रहूं। बहुत रात हो गई है प्रिया, अब सो जाओ। इस बारे में हम बाद में सोच लेंगे। ऐसा कहकर अजय प्रिया की बात को टाल देता है, परंतु प्रिया के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होती है। वो बहुत कोशिश करती है परंतु कोई उसकी बात नहीं मानता। धीरे धीरे करके उसे अपने इस सपने को मारना ही पड़ता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन अजय काम से जल्दी घर आ जाता है। क्या बात है बेटा, आज तो जल्दी आ गया है। तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है माँ, पर क्या? माँ, मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इस लॉस की वजह से बॉस ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया है, और उन सारे एम्प्लॉयज में से मैं भी एक हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होगा। इतनी जल्दी मुझे कोई जॉब मिल भी पाएगी या नहीं। हमें तो इस घर की EMI भी चुकानी है। पता नहीं ये सब कैसे होगा। ऐसा कहकर अजय सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। प्रिया अजय को चिंता में देखकर दुखी हो जाती है, परंतु तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ये समय अच्छा बुरा सोचने का नहीं है, इसलिए मेरी बात मानिए और मुझे ये पार्लर का काम करने दीजिए। मैं घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगा देती हूँ। क्या पता गली की 1-2 औरतें कुछ न कुछ कराने के लिए आ ही जाएं। कम से कम इससे घर का कुछ खर्चा तो निकल ही जाएगा ना। देख बहू, वैसे तो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इस समय हमारी मजबूरी है, इसलिए मैं तुझे इस बात की इजाजत दे रही हूँ। इसके बाद प्रिया बिना देर लगाए अपने घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगा देती है और एक बोर्ड पर अलग अलग काम
जैसे मैनीक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग का प्राइस भी लिख देती है। अरे कमला देख, अजय के घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगा है। लगता है उसकी बीवी पार्लर का काम करती है। अरे ये तो अच्छी बात है। घर पर हमारी तरह पड़े रहने से तो अच्छा है कि वो कुछ कर रही है। वैसे देख, इसके प्राइस तो काफी अच्छे अच्छे हैं। मैंने कई दिन से थ्रेडिंग नहीं कराई है। मैं तो जा रही हूँ। अरे मुझे भी अपनी बहन की बेटी की शादी में जाना है, मैं भी मैनीक्योर करवा लेती हूँ। इसके बाद वे दोनों औरतें प्रिया के पास आती है। प्रिया उन्हें घर के एक छोटे से कमरे में बिठाती है। प्रिया ने वहाँ एक कुर्ती और एक बड़ा सा शीशा लगवा लिया था। आप दोनों यहाँ बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया अजय के पास जाती है। देखिए, कस्टमर आना शुरू हो गए हैं। मेरे पास पार्लर का सामान बहुत थोड़ा सा है। मैंने इस लिस्ट में कुछ सामान लिख दिया है। आप प्लीज ये सारा सामान ले आइए। और हाँ, हो सके तो कुछ पैम्पलेट भी बनवा लीजिए और उन्हें लोगों को बांट दीजिए। इससे ज्यादा लोगों को हमारे इस पार्लर के बारे में पता चलेगा। मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, मार्केटिंग का काम मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो ये डिपार्टमेंट मैं अच्छे से संभाल लूंगा। वैसे क्या मैं आपके इस बिजनेस का पार्टनर बन सकता हूँ? अजय मजाक के मूड में पूछता है। बिल्कुल, बल्कि आप पार्टनर नहीं, इस पूरे बिजनेस के ओनर हैं। अब मजाक छोड़िए, जल्दी से जाइए और सामान ले आइए। इसके बाद अजय प्रिया के द्वारा मंगाया गया सारा सामान उसे लाकर दे देता है। और जैसे कि प्रिया ने कहा था, वैसे ही अजय टेम्पलेट छपवा कर अलग अलग जगह लगवा देता है और खुद भी उनकी फोटो को अपने अलग अलग सोशल मीडिया साइट पर डाल देता है। धीरे धीरे प्रिया के अच्छे काम और कम प्राइस की वजह से उसके पार्लर में बहुत सारे लोग आने लगते हैं। दीदी, आपने परसों दिन वो चावला आंटी की बेटी का बहुत ही सुंदर मेकअप किया था। प्लीज मेरा भी आज अच्छे से मेकअप कर दीजिए। मेरी फ्रेंड की शादी है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी फ्रेंड की शादी में सबसे सुंदर दिखूं। तुम चिंता मत करो, बस मुझ पर भरोसा रखो। फिर थोड़ी देर बाद, दीदी आपने तो सच में बहुत ही सुंदर मेकअप किया है, थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब प्रिया की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उनका घर का खर्चा तो निकल ही जाता था। साथ ही साथ प्रिया की पार्लर की कमाई से ही उन लोगों ने घर की EMI भी भरी थी। और ये सब करने के बाद भी उनके पास सेविंग के लिए पैसे बच गए थे। फिर एक दिन शाम के समय प्रिया खाना बनाने जा रही होती है। तभी एक कस्टमर मेकअप कराने आ जाती है। देखिए, आई एम सॉरी, पार्लर का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक का है। अब मैं आपका मेकअप नहीं कर सकती। कोई बात नहीं प्रिया, वो तुम्हारे बारे में इतना सुनकर ही तुम्हारे पास आई है, उसे निराश करके मत भेजो। पर माँ, रात का खाना भी तो बनाना है। अगर मैं इनका मेकअप करने लग गई तो खाना कौन बनाएगा? बेटा मैं हूँ ना, तू जा, मैं सब कर दूंगी। अपनी सास की ये बात सुनकर प्रिया हैरान रह जाती है, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ जाती है और वो उस कस्टमर को अंदर बुला लेती है और उसका मेकअप करने लग जाती है। इसी तरह अब पूरा परिवार प्रिया को सपोर्ट करने लग जाता है। फिर एक दिन सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी प्रिया के ससुर कहते हैं, प्रिया बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे हुनर को कभी समझ ही नहीं पाया। बूढ़ी सोच का हूँ ना, अभी भी पुराने ख्यालात वाला हूँ, इसलिए लगा कि बहू अगर घर में ही रहे तो ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। आजकल जमाना बदल गया है। बहू और बेटियां भी बेटों जैसे पैसे कमा सकती हैं और घर चला सकती हैं, और मेरी ये सोच बदली है तुमने। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आज तू ना होती तो ना जाने इस घर का क्या होता। और वैसे अजय ने मुझे बताया कि अरे माँ, ये बात तो मुझे बताने दो। अरे कौन सी बात, कोई एक तो मुझे बताओ। अच्छा ठीक है बाबा, बताता हूँ। इसके बाद अजय अपने बैग में से एक चाबी निकालता है और उसे प्रिया को दे देता है। ये किस चीज की चाबी है? ये तुम्हारे सपनों की चाबी है। मैं कुछ समझी नहीं। प्रिया, तुम हमेशा से ही चाहती थी ना कि तुम्हारा एक खुद का पार्लर हो। ये तुम्हारे अपने पार्लर की चाबी है। मैंने अपने घर से 4 घर दूर एक प्लॉट देखा था और वहीं पर मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर पार्लर बनवाया है। अब तुम वहाँ जाकर अपने टैलेंट का यूज कर सकती हो
और अपना सपना पूरा कर सकती हो। अजय की ये बात सुनकर प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो अगले दिन पार्लर जाती है और वहाँ का डेकोरेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उस दिन के बाद से उस पार्लर में काम करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में अजय की भी नौकरी लग जाती है और फिर दोनों पति पत्नी साथ काम करके घर का खर्चा चलाने लगते हैं और हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।